तो मैं क्या कह रहा था, जहाँ पे हम अटके हुए थे इस बात को वापस लेके चलते हैं कि शुरुआत जो हमारी होनी चाहिए ना वो बताइए धीमी गति से होनी चाहिए, क्योंकि एंड मोमेंट पर जब हमारे पास पावर रहेगी तो शायद जो हमारा गोल है उसको अचीवमेंट हम कर सकते हैं। आज हिंदी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले शब्द आता है हिंदी। ये हिंदी शब्द बना कैसे, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, एक देश है और उस देश का नाम क्या है दोस्तों? ईरान। नाम सुन रखा आपने? बोलो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ईरान में रहने वाले लोग कौन कहलाएंगे बताओ? ईरानी। बहुत अच्छे। जिस प्रकार भारत में रहने वाले लोग कौन कहलाते हैं बताइए? भारतीय। उसी प्रकार ईरान में रहने वाले लोग कौन कहलाएंगे? ईरानी। अमेरिका में रहने वाले अमेरिकी कहलाते, जापान में रहने वाले जापानी कहलाते। बहुत सिंपल सी बात है। जो जहां पर निवास करता है वो वहीं की डेस्टिनेशन को पहचान के बतलाता है, और बतलाता भी है ईरान में रहने वाले ईरानी। अच्छा, मुझे बताओ ईरान का प्राचीन नाम क्या था? कभी नाम सुना हो तो? नहीं? मैं आपको बताना चाहूंगा, ईरान का प्राचीन नाम था पर्शिया। बताइए क्या था? पर्शिया। आपने नाम नहीं सुना तो मैंने बता भी दिया, और अब बता दिया तब सुन भी लिया होगा कि पर्शिया नाम था। अच्छा, पर्शिया में एक कम्युनिटी निवास करती थी। उस कम्युनिटी का नाम था, बताइए कौन सी कम्युनिटी? पारसी कम्युनिटी। क्या नाम सुना पारसी कम्युनिटी का? ये तो सुन ही रखा होगा। है, रतन टाटा का नाम नहीं सुन रखा क्या? देश में वो क्या बैकबोन का काम करते हैं, रीढ़ की हड्डी है हमारी। जितनी हमारी इकोनॉमी है, अभी विश्व की चौथी इकोनॉमी बनने जा रही है, तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा योगदान बताइए किसका है? पारसी लोगों का है, जिसमें रतन टाटा है। या आपने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कई जनों के नाम सुने होंगे जो अपने नाम के पीछे ईरानी लगाते हैं, जैसे बोमन ईरानी है, अरुणा ईरानी। आपने कभी सोचा कि ईरानी क्यों लगाते हैं? ईरानी लगाने का उद्देश्य यही है कि हम वहां से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ईरान से बिलोंग करते हैं। अच्छा, पर्शिया में जो लोग रहते थे उन्हें पारसी लोग कहा करते थे। आज भी कई जगह आपने देखा होगा वो पारसी समुदाय है जो जलाते नहीं है शव को, एक गाड़ देते हैं। यहाँ मान लीजिए कुआं नुमा होता है, वहां पे शव को छोड़ देते हैं गिद्धों के खाने के लिए। उनकी मान्यता ये है कि भाई शरीर है, जीती जी काम आ जाए तो मरने के बाद भी बताइए दूसरों की क्या आए? काम आए। दादू दयाल जी में हम ऐसा पढ़ते हैं इतिहास में कि राजस्थान हमारा इतिहास है तो बहुत सारी विविधताएं भरी पड़ी है राजस्थान के अंदर, मान के चलिए। इनका पर्शिया लोगों का एक धर्म ग्रंथ था। बताइए कौन सा? एक धर्म ग्रंथ था, और उस धर्म ग्रंथ का नाम था बताइए क्या? जिंद अवेस्ता। बताइए क्या नाम था? जिंद अवेस्ता। जैसे हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है? जैसे गीता है, कुरान, बाइबल, जिसको भी आप मानते हो, वो सब हमारे बताइए क्या है? धर्म का पालन करने वाले ग्रंथ है। उसी प्रकार इनका एक धर्म ग्रंथ था जिंद अवेस्ता। इस जिंद अवेस्ता ग्रंथ में ये स को हमेशा क्या पढ़ा करते थे बताइए? ह। बताइए क्या पढ़ा करते थे? ह। इतनी सी बात ध्यान करनी, स को क्या पढ़ा करते थे? ह। और हम तो खुद भी स को ह बोलते हैं। बताओ, सड़क को हड़क बोलते नहीं बोलते? आप चल जाए उदयपुर अहमदाबाद साइड के रूट में तो स को ह पढ़ते हैं, सड़क को हड़क, 100 रुपया हो रुपया कई बार बोलते हैं। तो इनका एक धर्म ग्रंथ था, उसका नाम था जिंद अवेस्ता। में स को ये क्या पढ़ा करते थे दोस्तों? ह पढ़ा करते थे। कि यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? स को क्या पढ़ा करते थे? ह पढ़ा करते थे। आपने बोला ठीक है सर। इसके अलावा तो ये पारसी जो शब्द है ना, पारसी से ही बताइए शब्द क्या बना है? बताइए फारसी। बताइए क्या बना है? फारसी, जो वर्तमान में एक लिपि का काम करती है। किसका काम करती है बताइए? लिपि का। आपको पता है एक लिपि है फारसी लिपि, उर्दू की जो लिपि है हम उसे फारसी लिपि में ही कहते हैं। और कभी नक्शे में देखा होगा तो एक देश का नाम है फारस देश। तो फारस देश वास्तव में क्या है? ईरान ही है। वर्तमान में क्या है? ईरान। और प्राचीन नाम क्या था बताइए? पर्शिया। अच्छा, यहाँ एक नदी बहती है। आपने अगर मैपिंग कभी देखा है, इंडिया का मैप देखा है, देखा ही है आपने, तो जो नदी बहती है सिंधु नदी, जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर से निकलती है और पाकिस्तान से बहती हुई जाती है, तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है। उसके पास में सटा हुआ इलाका कौन सा बताइए? ईरान का इलाका। बताइए। तो ये नदी बहती है, और इस नदी का जो नाम है, नदी नदी का नाम क्या बताइए? सिंधु। बोलो क्या नाम है? सिंधु। और यहाँ पर एक देश है जिस देश का नाम क्या है? आर्यावृत। बोलो कौन सा वृत? बोलो आर्यावृत। बोलो हाँ या ना? ये आर्यावृत। आर्य माने आर्य, वृत माने उपासक होता है। व्रत शब्द सुना? व्रत,
हम व्रत करते हैं ना, फास्ट करते हैं, व्रत में क्या करते हैं, उपासना करते हैं। तो आर्यों की उपासना का जो केंद्र था, इसका नाम क्या पड़ा था बताइए, आर्याव्रत। ठीक है, डबल तय नहीं लगाया, वृत हो जाता, सर्किल हो जाता है, दोनों में अंतर है। और वर्तमान में हम इसे किस नाम से जानते हैं, तो आपने कहा था वर्तमान में हम इसे भारत देश के नाम से जानते हैं, भरत से उत्पन्न संतान भारत में कहलाती है, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या हुआ, जो सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोग हैं, कौन, ईरानी, पर्शिया, ईरानी कहो, पारसी कहो, फारसी कहो, एक ही तो बात है। वो सिंधु के उस पार रहने वाले लोगों को बताइए क्या कहा करते थे, हिंदू कहा करते थे। क्यों, क्योंकि स को वो क्या पढ़ा करते थे, ह, और ध को द। हम भी कहीं पर होता है, जैसे शब्द आता है फड़, नाम सुन रखा सर, बोला हाँ सर फड़ तो नाम सुन रखा है, बाबू जी की फड़ गाते, देवनारायण की फड़ गाते। फड़ क्या होता है, फड़ का मतलब बताइए, शब्द क्या था बताइए, वास्तव में ये था पढ़। अरे बापू जी की जो जीवनोपासना है, जीवन पद्धति है, उसको ही तो हम पढ़ते हैं। तो पढ़ 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 को बताइए क्या बोले, फड़ पढ़ पढ़ पढ़, वही बात यहाँ पे भी आ गई है। तो स को क्या पढ़ा करते थे, है, तो सिंधु को क्या बोलते थे, हिंदू। बोलो क्या बोलते थे, हिंदू। तो सिंधु से बोलो क्या निकला है, हिंदू। हालांकि हिंदू में मात्रा क्या आती है, बड़ी आती है। इस बात का आपको ध्यान करना है। मैंने देखा है कई बार बच्चे लिखते समय हमेशा क्या करते हैं, गलतियां करा करते हैं। और गलती सुधार कब करेंगे, जब हमारा उच्चारण सही होगा। मेन बात किस पर है, उच्चारण पर। सिंधु से क्या बना, हिंदू, और हिंदू से क्या निकला बताइए, हिंदी। बोलो क्या निकली है, हिंदी। और आपको मैं और बताना चाहूंगा, अगर ये हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द में एक शब्द जोड़ा बताइए, स्थान, तो बताइए शब्द क्या बना बताइए, हिंदुस्तान। तान नहीं, तब क्या बन गया, तान। यानी थ को बताइए क्या पढ़े यहाँ पे, त पढ़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा, तो आपसे पूछा कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, पहला प्रश्न ये बना। तो आप कहेंगे सर हिंदी क्या हिंदी भाषा का शब्द है, बोलो बोलो, नहीं है ना। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, नामकरण करने वाला कौन है, अरे नामकरण करने वाले तो देश बताइए कौन सा है, ईरान देश है। आप बताइए, नामकरण करने वाले हम नहीं है, नामकरण करने वाले कौन है, ईरानी, या फिर पारसी, या फिर फारसी। तो पहला प्रश्न बना, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी पारसी भाषा का शब्द है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी ईरानी भाषा का शब्द। और ये भी सब नहीं हो तो हम विदेशी भाषा ही बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की तो भाषा ये है नहीं है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भैया। यानी ये बात तो ये हो गई कि बच्चे ने जन्म तो हमारे घर में लिया है, और नामकरण कौन कर रहा है, पड़ोसी। और पड़ोसी कौन है बताइए, ईरानी। कई बार होता है ना, घर में जन्म होता है तो नामकरण माता पिता ने करके बुआ करती है, होता है। तो यही बात यहाँ पे होगी। मान लीजिए हमारी बुआ जी कौन है भैया, ईरानी बुआ जी है हमारी, और वो हमारे देश का बताइए क्या कर रही है, नामकरण कर रही है कि ये देश बताइए कौन सा हिंदुओं का देश है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोग अधिकतर कौन है, हिंदू है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। और हिंदुस्तान में क्या बोली जाती है बताइए, हिंदी बोली जाती है, बात आपको पता है। आगे चलते हैं, थोड़ा इसको लिखने की जरूरत नहीं, दो बातें मैं लिखवा दूंगा अपने आप। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि विश्व की 3000 भाषाएं हैं। बताओ कितनी भाषाएं हैं, बोलो, विश्व की 3000 भाषाएं। और इन 3000 जो भाषा है, इनको 13 भाषा परिवारों में विभक्त कर रख रहा है। बोलो कितने परिवार है, 13 भाषा परिवार। इसमें दरत है, ईरानी है, ब्राचडी है, ठीक है ना, महाराष्ट्रीयन है, बहुत सारी है। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे बताइए, हिंदी से मतलब है। और हिंदी में एक परिवार होता है, बताइए कौन सा, भारोपीय परिवार। बताइए कौन सा परिवार, भारोपीय परिवार की भाषा कही जाती है, बताइए कौन सी, हिंदी कही जाती है। इतनी सी बात ध्यान करनी है, क्योंकि हमको इतिहास के संदर्भ में नहीं जाना, जो हमारे काम काम की चीज है वो हमें ग्रहण करनी। ये होती है किताब की बात, कि किताब का मतलब ये नहीं होता कि स्टूडेंट क्या कर रहा है भैया, पूरी किताब लेके आया उसको रट लेता है, रटने का काम नहीं है। उसके अंदर जो काम काम की चीज है वो हमें ग्रहण करनी है। जिस प्रकार सब्जी लेके आते हैं तो सब्जी क्या पूरी की पूरी सब्जी बना देते हैं, नहीं, उसके अंदर जो काम काम की चीज है उसको पार्ट्स को हम अलग कर लेते हैं। पालक ही लेके आए तो सारा पालक को छांटते हैं, उसको जो काम की चीज है उसको अलग कर लेते हैं, जो काम की चीज नहीं उसको हटा देते हैं। विद्यार्थी जीवन का मतलब भी ये होता है, विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य ये होता है कि आपकी काम काम की चीजें कौन सी है उसको आपको ग्रहण करना है, ठीक है। बाकी सब चीजों को क्या कर देना है, बोलो, हटा देना है। वही बात हम यहाँ पे भी लेकर आते हैं। तो हमारा जो परिवार है, बताइए कौन से परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। और उस समय भारत
हम दो भागों में बांटते हैं। ये तो बताइए कौन सा भारत है, बताइए उत्तर भारत जो आप सभी को पता है, और ये कौन सा बताइए दक्षिण भारत। बोलो कौन सा भारत है, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में एक परिवार निवास करता था, इसका नाम है द्रविड़ परिवार। बोलो कौन सा परिवार, बोलो क्या, और द्रविड़ परिवार। और यहाँ पर एक निवास करता था, बताइए कौन सा, आर्य परिवार। बोलो कौन सा, आर्य परिवार। क्योंकि आर्य अधिकतर जो मध्य एशिया से निकले, तो मध्य एशिया से निकल करके सबसे पहले उत्तर भारत में आके ही बसे। तो हम उत्तर भारत वाले जो हिस्सा है उसको आर्य परिवार की भाषा का अंग मानते हैं। इसमें हिंदी प्रमुख है। द्रविड़ परिवार में कई भाषाएं हैं, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम बात करेंगे, बताइए किसके, आर्य परिवार की भाषा का। यहां तक की बात कुछ समझ में आई है आपको? आगे चलते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं, जहां लिखने की आवश्यकता होगी मैं अपने आप लिखवा दूंगा। तो भारत में जो आर्य परिवार है उसको हम तीन भागों में बांटते हैं, और सबसे पहले बांटते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। बताइए कौन सी, प्राचीन भारतीय, बोलो कौन सी, आर्य भाषा। आप बोलो सर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, तो आपसे मैं पूछता हूं, बताइए सबसे प्राचीन भाषा किसे माना गया है? संस्कृत भाषा को माना गया। बहुत अच्छी बात है, बताइए कौन सी भाषा है, तो आप कहेंगे साहब संस्कृत सबसे प्राचीन आर्य भाषा मानी गई है। बात है, इस संस्कृत को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। बताइए संस्कृत को भी किससे, दो भागों में। एक तो वैदिक, कौन संस्कृत बताइए, वैदिक संस्कृत। और एक बताइए कौन संस्कृत दोस्तों, लौकिक संस्कृत। आप कहो सर दोनों में अंतर क्या है, ये वैदिक क्या है, ये लौकिक क्या है? एक देखो भाषा होती है जो पढ़ने की भाषा होती है, और एक भाषा होती है जो बोलचाल की भाषा होती है। आप देखिए हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो उन शब्दों का, भारी भरकम शब्दों का बोलचाल की भाषा में नहीं करते हैं, बोलचाल की भाषा में आमजन की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जो वेद लिखे गए, बड़ी बड़ी ऋचाएं लिखी गई, ग्रंथ लिखे गए थे, वो सारे के ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी लिखे गए, शतपथ है ब्राह्मण ग्रंथ है, वो लिखे गए थे कौन सी भाषा में लिखे गए थे, वैदिक संस्कृत में लिखे गए, जिसे ब्राह्मणों की भाषा भी कह सकते हैं। लेकिन वहां पर जो दूसरा तबका रहा करता, जैसे हमारे घर के आसपास दूसरे तबके भी रहा करते थे, तो वो लोकल लैंग्वेज का प्रयोग क्या करते थे। संस्कृत तो थी लेकिन उनके अंदर बड़े बड़े क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना के बराबर था। तो जो लौकिक संस्कृत थी, वो लौकिक संस्कृत बताइए कौन सी कहलाएगी, आम जन की भाषा। लौकिक मतलब लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा लौकिक संस्कृत। तो जो वैदिक संस्कृत है इसमें कौन से रखे गए हैं, बताइए वेद रचे गए हैं। बोलो क्या रचे गए हैं, वेद। अब जब कोई भी आता है व्यक्ति तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है। हम मेकाले को पढ़ते हैं, तो मेकाले जब आया तो मेकाले ने यहाँ पर जब अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था करी तो उसने क्या सोचा कि मुझे एलडीसी तैयार करने हैं। क्या तैयार करने हैं, केवल एलडीसी। क्यों, क्योंकि मैं इंग्लैंड से एलडीसी को बुलाऊंगा तो यहाँ पर उनका भारी भरकम खर्चा होगा, तो मैं कुछ एलडीसी यहीं बना दूं ताकि उसका खर्चा ज्यादा नहीं हो। तो खर्चे को बचाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, एलडीसी बनाए। भारतीय थोड़े होशियार ज्यादा थे, है ना। एलडीसी बनने के बाद वो आईसीएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण करने लग गए। तो जो वैदिक संस्कृत थी उसमें वेद रचे गए जो ब्राह्मणों की भाषा थी, लेकिन ब्राह्मणों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बताइए कौन सी भाषा चुने, आम जन की भाषा। और आम जन की भाषा बताइए कौन सी थी, लौकिक संस्कृत थी। मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी। जो वेदों की भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, कभी आप ऋग्वेद पढ़ेंगे ना तो उसके 10वां मंडल 11वां मंडल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इतने बड़े बड़े श्लोक है जो एक साथ पढ़ना हमारे लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आम जन की जो भाषा है जो हम 6ठी 7वीं पढ़ते हैं आराम संस्कृत पढ़ लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा कठिन नहीं होती है। बात समझ में आ रही है। तो जो रामायण है, पता है कौन सी, मैं रामायण, मैं मालविकी की बात कर रहा हूँ। रामायण रामचरितमानस की बात, रामचरितमानस तो अवधि में लिखी गई है जो तुलसीदास द्वारा रचित है। ये किसके द्वारा रचित है, वाल्मीकि के द्वारा रचित है। तो रामायण है, महाभारत है, जो आदि ग्रंथ है जो आम जन की भाषा में लिखे गए हैं क्योंकि धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो कौन सी संस्कृत में लिखे गए बताइए, लौकिक संस्कृत में। दोनों बहुत सिंपल तरीके से हमको अपनी बात समझनी है, जो हम समझ रहे हैं। अभी लिखना कुछ भी नहीं है, जब मेरी चर्चा होगी मैं लिखवा दूंगा अभी, है ना। अभी स्टॉप रहो। तो इसका जो समय है वो कब माना गया है, इसका समय माना गया है 1500 ईसा पूर्व। क्या ईसा पूर्व समझते हो सब जने,
समझते ईसा मसीह के जन्म से पहले। सर ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? तो आज के 2000 साल, 2026 चल रहा है, तो 2026 साल पहले ईसा मसीह का जन्म। उससे 1500 साल पहले बताइए वैदिक संस्कृत का बताइए क्या था? प्रचलन था। हम इस सब के अंदर बताइए 500 का गैप मान लेते हैं, क्योंकि भाषा को बनने में एक दिन नहीं लगा है, भाषा को बनने में वर्षों लगे। बताइए क्या भाषा एक दिन बन गई क्या? या भाषा का रूप एक दिन में बदल गया क्या? नहीं, सबसे पहले वैदिक संस्कृत ही चला करती थी, लेकिन जब उनका प्रचार प्रसार होने लगा तो लोगों ने अपने अनुसार उसका रूप ही बदल लिया। जैसे मैंने कहा ना, पढ़ को हमने फड़ पढ़ने लग गए तो रूप बताइए क्या बदला, और जो रूप बदला वो रूप क्या कहलाया बताइए? आम जन की भाषा का रूप, जिसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। तो इसका 1500 ईसा पूर्व से बताइए क्या 1000 बताइए ईसा पूर्व, मतलब आज के 2000 ये मान लीजिए 1500 3500 साल पहले करीबन वैदिक संस्कृत का ही बोलबाला रहा होगा। और इनका जो समय काल है वो 500 ईस्वी तक रहा, मतलब 500 साल का गैप रहा। और इसका जो समय लौकिक संस्कृत का वो बड़ा 1000 ईसा पूर्व से, बताइए कौन सा? 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व मतलब महात्मा बुद्ध के समय का जो है, महावीर स्वामी का जो समय है, सब समझते हो आप ईसा पूर्व क्या होता है। यहाँ तक की बात समझ में आपको आ गई है। सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा बताइए कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत के भी दो रूप है, पहला लौकिक है, दूसरा बताइए क्या है? वैदिक है। लौकिक और वैदिक सर अंतर क्या है? ब्राह्मण जो की भाषा है, सतपर ब्राह्मणों की जो भाषा, वेद रहे ऋचाएं हैं वो सारी रची गई है। बताइए ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए हैं, किसमें रचे गए हैं? वैदिक संस्कृत में। लेकिन उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक लोकल लैंग्वेज को चुना, जिसे हम क्या बोलते हैं? लौकिक संस्कृत बोलते हैं। रामायण और महाभारत की रचना रची गई है। इनका जो समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर बताइए क्या है? 1000 ईसा पूर्व, मतलब उल्टा समय चलता है, आपको बताइए। और 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। आगे चलते हैं, सेकंड नंबर पर हम लिखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बाद बताइए क्या लिखेंगे? मध्यकालीन। बताइए कौन सी? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। आप कहें सर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा ये कौन सी है? बिल्कुल, जब हम बात करते संस्कृत, तो संस्कृत से बताइए क्या निकल के आई? पाली। बताइए क्या निकल के? ये पाली। सर ये पाली छोटी की मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी? बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, वो हमारा बताइए जिला हो जाएगा, पाली मारवाड़ रानी फालना, तो उसको छोड़ दीजिए। ये पाली। सर किसकी भाषा है ये? महात्मा बुद्ध की भाषा। महात्मा बुद्ध ने जो अपने पिटकों की रचना की गई है, त्रिपिटक बताए गए हैं, या उस समय जो भाषा चला करती थी कौन सी बताइए? लौकिक संस्कृत। इसका या अभ्रंश रूप, अभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ रूप, लगातार रूप बिगड़ रहा है। हमारी भाषा का भी रूप बिगड़ चुका है। हम बोलते समय 50 तो शब्द अंग्रेजी के बोल देते हैं, हिंदी के शब्द हमें खुद को भी नहीं आते हैं। मैं आपसे पूछूं बताइए पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? बताओ। संरक्षक? जनरक्षक? नहीं नहीं, जनरक्षक तो कोई भी हो सकता है। बताओ पुलिस शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं? ये सोच कर कल बताना आप मुझको, तो पता चलेगा ये जनरक्षक या कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो कई शब्द हैं जो हमें हमारी भाषा में अब क्या हो चुके हैं, अंग्रेजी इतनी घुस चुकी है कि हम मारवाड़ी से मतलब ठेठ से ठेठ गंवार व्यक्ति भी बताइए क्या बोलता है? अंग्रेजी के शब्दों का बताइए क्या करता है? प्रयोग करता है। खैर, तो सबसे बताइए मैं संस्कृत से बताइए क्या? ये पाली। और महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो कौन सी भाषा में दिए बताइए? पाली भाषा में दिए हैं। और इनका जो समय है वो समय बताइए क्या है? 500 ईसा पूर्व से बताइए क्या है? फर्स्ट ईस्वी। इसका मतलब ईसा मसीह का क्या हो चुका है? जन्म हो चुका है। पाली से हम चलते हैं बताइए कहाँ? प्राकृत की ओर। बताइए कहाँ? प्राकृत की ओर। फिर हम बात करते सर इसका समय क्या है? इसका समय है पहली ईस्वी से बताइए कौन सी? 500 ईस्वी तक। आप कहें ठीक है सर पहली से 500 इसका मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह का जन्म हो चुका है। और महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो कौन सी भाषा में दिए हैं बताइए? प्राकृत भाषा में दिए हैं। क्या महावीर स्वामी का नाम समझते हो? बोला हाँ सर जानते हैं।
जितने भी अधिकतर मंदिर हैं वो सारे किसके हैं? जैनियों के मंदिर है। कहीं पे भी चल जाना, आप जितने भी दुर्ग जाओगे आपको जैनियों के मंदिर मिलेंगे ही मिलेंगे। फर्ग्यूसन ने कहा कि इतना अद्भुत मंदिर किसके लिए कहा है? नहीं, किसके लिए कहा है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर देख लीजिए आप, है ना। तो बोला इतना भव्य मंदिर है कि इसके जैसा कोई दूसरा मंदिर ही नहीं है। रणकपुर का जैन मंदिर है ना, उसके लिए कहा है, पाली में जो। ठीक है, आगे चलते हैं। पाली, पाली से प्राकृत, तो प्राकृत से बताइए क्या निकली? अपभ्रंश। बताइए कौन सी? अपभ्रंश। ये अपभ्रंश है, अवहट है, इसमें नहीं जाऊंगा मैं, अपभ्रंश पे आ रहा हूँ। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। बोलो कौन सा रूप? अप का मतलब बुरा होता है, बुरा या हीन होता है। भ्रंश का मतलब क्या होता है? हमने सर एक किला देखा था, उस किले का नाम क्या है? अलवर के अंदर भानगढ़ का किला। क्या भानगढ़ का किला देख रखा आपने? अरे देख रखा क्या? सुन तो रखा होगा, अमेरिका तो मैंने भी नहीं देखा। ठीक है, तो सुन तो रखा, अमेरिका है तो बात वही बात कह रहा हूँ भाई आपसे कि अपभ्रंश का एक किला, सर भानगढ़ का किला है जो अपभ्रंश अवस्था के अंदर है, क्योंकि टूटा फूटा है। कहा जाता है कि रानी का श्राप लग गया, जब भी उसको बनाने की कोशिश करी वो कभी बन ही नहीं पाया। तो कभी आप उसको देखने के लिए जाओगे तो इधर उधर लेफ्ट राइट में बाजार लगता था, सारे पत्थर टूटे फूटे थे, महल भी ऐसा ही टूटा फूटा था, कभी वो बना ही नहीं। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। मतलब भाषा कहाँ थी? भाषा संस्कृत थी, ये धीरे 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 पहुंच गई कहाँ? अपभ्रंश की ओर। और अपभ्रंश का जो समय है वो है 500 ईस्वी से बताइए क्या 1000 ईस्वी तक। सर ये अपभ्रंश होता क्या है? आप मुझे बताइए, जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती बताओ? पहाड़ों से। अरे नदियां कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से। जब नदी का उद्गम होता है पहाड़ों से तो बड़ी बड़ी शिलाएं, बड़ी बड़ी चट्टानें भी तो निकलती है। बोलो हाँ या ना। लेकिन आप सोचिए, बड़ी बड़ी शिलाएं, चट्टानें उस पानी के वेग में बहती 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 बताइए क्या होती है? एक दिन गोल हो जाती है और एक दिन अपने अस्तित्व को क्या कर लेती है? समाप्त कर लेती है। बोलो होता नहीं होता है? यही होता है। तो वही बात कही है, देखो संस्कृत से आ गए अपभ्रंश, और इन भाषा का रूप लगातार क्या है? बदल रहा है। अच्छा, अपभ्रंश के विषय में कुछ और बताओ। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक शब्द है इसको पढ़ें जरा, बताओ क्या लिखा है? बोलो ड ढ। बोलो हाँ या ना। उच्चारण करना सबको आना चाहिए। सीखने के लिए आप बैठे हैं, आपको सीखना ही पड़ेगा। यू हैव टू लर्न। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम, आप सेजल क्या नाम है आपका? मोनिका, सेजल नहीं आई है? अच्छा, वो इंग्लिश मीडियम, कोई बात नहीं। तो आपको सीखना ही पड़ेगा कुल मिला के। इसको पढ़ते हैं ड, इसको पढ़ते हैं ढ। सर ये तो हमें आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन जब इनके नीचे बताइए क्या लग जाता है? नुक्ता यानी बिंदी, बिंदी लगते ही अभी डेड है न का बन जाते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे। ये वास्तव में कहाँ से निकले हैं? ये वास्तव में निकले हैं सर अपभ्रंश से। बोलो कहाँ से निकले हैं? अपभ्रंश से। यानी डेड है की बात नहीं कर रहा हूँ, ऋढ़ की बात कर रहा हूँ। पढ़ उड़ हम पढ़ते हैं, तो ये ऋढ़ जो कहाँ से निकले बताइए? अपभ्रंश से। यानी एक बात क्लियर हो रही है, सर ये ऋढ़ है का प्रयोग जब अपभ्रंश से निकले हैं तो क्या संस्कृत में ऋढ़ हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते हैं। यानी ये सारे के सारे बताइए क्या कहलाएंगे? तद्भव ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्योंकि संस्कृत वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तो ये बताइए क्या कहलाएंगे? तद्भव ही कहलाएंगे। जिस प्रकार संस्कृत में बताइए क्या लिखते हैं? पठ, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं बताइए? पढ़। क्या अंतर नजर आ रहा, नहीं आ रहा है? सर हाँ नजर आ रहा है। हम पठ धातु के रूप पढ़ते संस्कृत के अंदर ना, पढ़ती पठत पठंती पठामी पठाओ पठाम, छोड़ दीजिए वाली बात। हम इतनी सी बात समझ चुके हैं कि सर ये दो आ जावे ना तो दिमाग में फिक्स बैठ गई ये बात, क्या कि ये कम से कम संस्कृत के तो नहीं है। जब संस्कृत का नहीं है तो तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं तो तद्भव है। ठीक बात है। आगे हम बात करते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक। अब देखो नवीन रूप, आधुनिक, आधुनिक शब्द बना अधुना से, अधुना का मतलब ही नवीन से तात्पर्य है। अब नवीन रूप आ रहा है, तो आधुनिक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा अपभ्रंश से ही बताइए क्या निकली है? हिंदी। यानी अपभ्रंश का रूप लगातार क्या है? बदला है और हिंदी निकली है। और इसका जो समय है वो बताइए क्या है? 1000 ईस्वी से बताइए क्या लिखेंगे? आज तक, जिसे अद्यतन भी पढ़ते हैं या आज तक भी लिखते हैं।
यानी आप मुझे बताइए हिंदी की जननी कौन सी भाषा है। तो आप कहेंगे सर हिंदी की जननी कौन सी है? बोलो संस्कृत। और संस्कृत नहीं है तो आप भ्रंश को ही मान सकते हैं। बोलो एक तरीके से बोलो हाँ या ना। वैसे तो संस्कृत है, मूल तो संस्कृत ही है, लेकिन संस्कृत नहीं है तो आप क्या मान सकते हैं बताइए? अपभ्रंश ही मान सकते हैं। अब इतनी सारी रामायण जो हमने अभी गाई है इसके दो पॉइंट निकले, बताइए क्या? पहला पॉइंट ये निकला कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? बताइए, एरो बना के लिख सकते हैं, बताइए। हाँ, हिंदी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आप लिखना हिंदी पारसी, बताइए क्या, या फिर फारसी, ठीक है, या फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? ईरानी, या फिर बताइए क्या लिखेंगे? बताइए विदेशी, ठीक है, विदेशी भाषा का बताइए क्या है? शब्द। पहले नंबर की बात, इतनी सी बात ही आपको जाननी है कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। हिंदी पारसी, फारसी, ईरानी, या फिर बताइए क्या विदेशी भाषा का शब्द। एक शब्द और लिख सकते हैं क्या? सबसे पहले बताइए क्या, ये बताइए संस्कृत। संस्कृत, और संस्कृत से देखो यहाँ पे ग्रेटर देन का निशान लगा रहे हैं, ग्रेटर देन लेसर देन सब जने समझते हैं, ठीक है। तो इससे बताइए क्या निकली? इससे निकली बताइए कौन सी? हम पाली, है ना, या फिर पहले वैदिक संस्कृत लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। चलो वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से बताइए बाद में क्या निकली? बताइए लौकिक संस्कृत, ऐसे लिख देते हैं ताकि ये चीज याद रहेगी आपको, है ना। इसके बाद बताइए क्या आई? पाली। पाली के बाद प्राकृत, ठीक है, और उसके बाद बताइए क्या लिखते हैं दोस्तों? आप कहेंगे सर अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद बताइए क्या निकलेंगे? हिंदी। तो कई बार आपसे पूछा जाए कि हिंदी की जननी कौन है, तो आप कहेंगे संस्कृत है। संस्कृत नहीं हो तो आप अपभ्रंश को ही मान सकते हैं। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि पूछना हमें क्या चाहता है। हिंदी की शुरुआत कब से मानी जाती है? लगभग 1000 ईस्वी के आसपास। कभी हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि 1000 ईस्वी से लगभग लगभग धीरे 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 हिंदी के शब्दों का बताइए क्या प्रचलन होने लगा। अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा, नाम सुना है? हाँ, अमीर खुसरो का तो नाम नहीं सुना क्या? सब ने सुन रखा है। तो अमीर खुसरो की जो पहलिया है, मुकरिया है, उसके अंदर हिंदी का साफ साफ झलक देखने को मिलती है। हालांकि पटियाला गांव 1255 में वो पैदा हुए, 53 या 55 में पैदा हुए वो। तो 1253-55 मतलब कौन सी थी? 13वीं सदी। 13वीं सदी के अंदर हिंदी साफ साफ लिखते हैं, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर ऊंधा पड़ा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उसमें एक न गिरे। बताओ हिंदी का वर्चस्व नजर आ रहा नहीं आ रहा है? साफ साफ हिंदी नजर आ रही है। पहली है एक थाल मोती से भरा, इसका मतलब, इसका उत्तर है आकाश। क्यों? क्योंकि एक थाल मोतियों से भरा, थाल बताया गया किसको? बताइए आकाश को। इसमें मोती कौन है? बताइए तारे। सबके सिर पर औंधा पड़ा, चारों ओर थाली फिरे, मतलब उन्होंने कहा पृथ्वी घूर्णन करती है, ये बात मानी है, और मोती उसमें एक ना गिरे। बताओ, एक कई पहेलियां, कई मुकरिया है, जैसे पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों? बताइए पान सड़ा क्यों? क्योंकि इसको पलटा नहीं गया। पान को आपने देखा होगा दुकानदार हमेशा क्या करता है? पलटता रहता है। क्यों पलटता रहता है? ताकि उस पर दाग नहीं लगे, दाग लग गया तो फिर खराब हो जाएगा। रोटी पर रोटी जली क्यों? क्योंकि इसको पलटी नहीं थी। घोड़ा अड़ा क्यों? घोड़े को यदि आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप बांध के रख दोगे तो अड़ जाएगा, फिर वो दौड़ने वाला नहीं है। यानी उसको डेली रूटीन के अंदर घुमाना जरूरी है। वही बात यहाँ पे भी समझाई गई है। तो ये दो लाइनें आप लिख लीजिए, आराम से लिख ली होगी मेरे ख्याल से, है ना। साथ साथ लिखते भी रहना क्योंकि समय नहीं है अपने पास ना। आगे हम चलते हैं फिर। अब हिंदी की हम विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे। केवल दो लाइनें आपको ये लिख लेनी है क्या? कि हिंदी पारसी, फारसी, ईरानी या फिर विदेशी भाषा का शब्द है। पहले नंबर की बात तो ये। और जो हिंदी की जन्मदात्री माता कौन है? संस्कृत है। संस्कृत नहीं है तो आप अपभ्रंश को भी मान सकते हैं, ठीक है। कई बार उत्तर अपभ्रंश लिखा हुआ जाता है तो उत्तर का मतलब बाद वाला होता है, ध्यान कर लेना, है ना।
चलिए आगे चलें। अब हम हमारे हिंदी की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जिस अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी के अंदर सबसे पहले आप क्या पढ़ते थे बताइए, बोलो। हम्म। अरे लेटर्स पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? कितने लेटर्स हैं, कितने अल्फ़ाबेट हैं? 26 है क्या, नहीं है? इन लेटर्स से मिलकर के बताइए क्या बनते थे, बोलो। वर्ड्स, और वर्ड से मिलकर बताइए आप क्या बनाते थे? सेंटेंस से मिलकर क्या बनाते थे बताइए? सिंपल सी बात है ना? मैंने कहा ना, हम दोनों चीजें लेके चलेंगे, दिमाग में आपको रहनी चाहिए। उसी प्रकार हमारी जो हिंदी की हम बात करते हैं, तो हिंदी में सबसे पहले हम जोर किस पे देंगे? वर्णमाला पे जोर देंगे। वर्णमाला होती क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हम वर्णमाला पढ़ेंगे। आपके अगर कोर्स में है या नहीं है, कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमारे तो कोर्स में वर्णमाला नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे कोर्स में वर्णमाला है या नहीं है? पढ़नी तो तुम्हें पड़ेगी ही पड़ेगी, मान के चलिए, ये बात गांठ बांध लीजिए, ठीक बात है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे वर्णमाला की, कि वर्णमाला है क्या। चलो मैं इस वर्णमाला शब्द की बात में कर रहा हूं। इस शब्द का समास विग्रह क्या होगा? वर्णमाला का समास विग्रह का मतलब, इसको तोड़ें। वर्णों की माला, किसकी माला बोलो? सिंपल सी बात है, माला किसकी है? वर्णों की। फूल माला है तो फूल माला किसकी माला होती है? फूलों की माला। वर्णमाला किसकी होगी? वर्णों की माला। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे हम वर्णमाला का मतलब क्या है? जिस प्रकार हम एक बाजार जाते हैं तो बाजार में एक माला देखते हैं, तो माला में बताइए फूल देखते हैं, तो फूलों का क्रम बताइए कैसा रहता है? व्यवस्थित रहता है या अव्यवस्थित रहता है? बताओ। व्यवस्थित रहता है। आपने देखा होगा कि फूल में जो गैपिंग होता है वो समान रूप से पिरोया होता है, अच्छी तरह पिरोया होता है। अगर समान रूप से नहीं पिरोया हो तो बताइए क्या लगेगा? माला खराब लगेगी। माला को सही बनाने के लिए बताइए क्या रखना चाहिए? समान रूप से पिरोया, ताकि माला सुंदर लगे। सुंदर लगेगी तभी बिकेगी, वरना नहीं बिकेगी। तो वही बात मैं कह रहा हूं, वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला है किसी भाषा की जो मूल ध्वनियां हैं उसके व्यवस्थित समूह को बताइए क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं किसी भाषा? मैंने हिंदी भाषा की बात नहीं करी है, मैंने किसी भाषा। किसी का मतलब ही अन्य पुरुष में चला गया, कोई सी भाषा हो सकती है। सर कोई सी भाषा से मतलब क्या? जैसे मान ली हिंदी है तो अंग्रेजी की भाषा की बात करो। व्यवस्थित क्रम कैसा है? ABCD आता है। मान लीजिए बार बार क्रम बदलता रहे, बी के बाद सी के बाद ए आ जाए, तो बताइए बड़ी कंफ्यूजन होगी नहीं होगी? है, हमें याद करने में दिक्कत आ जाएगी। उर्दू पढ़ते हैं, अली बेबीम शेम पढ़ते हैं, बताइए कंफ्यूजन हो जाएगी किसके पास क्या आएगा। कोई सी भी लैंग्वेज सीखिए आप, उसमें बताइए क्रम कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए। आज देखिए, जब भी आप स्कूल लाइन में जाते थे तो बताइए सबसे पहले छोटा बच्चा हमेशा क्या लगता था? आगे। उसके बाद हाइट के अकॉर्डिंग बताइए दूसरा बच्चा पीछे लगता था। बड़ा ही बच्चा आगे लग जाएगा तो पीछे वाले बच्चे को दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। वही बात यहाँ पे भी है कि आप कोई सी भाषा सीखिए, उस भाषा को सीखने के लिए कैसा क्रम होना चाहिए? व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या? किसी भाषा की, किसी भाषा की बताइए मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को बताइए क्या कहते हैं? वर्णमाला बोलो कहते हैं। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हम एक भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, हम जितनी भी भाषाएं उन सभी भाषाओं की बात करें। कोई सी भी भाषा सीख लीजिए, किसी भाषा की मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को बोलो क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आपको हाथ और लिखते हुए रहना है और समझते भी रहना है। भैया लिखते समझते क्यों? जिस प्रकार गाड़ी हम चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय ब्रेक पे भी ध्यान करते हैं, सामने भी देखते हैं, क्लच भी पकड़ लेते हैं, रेस भी दे देते हैं, सब चीज को प्रॉपर रूप से देखते रहते हैं। यही बात मान के चलिए कि आप जब पढ़ रहे हैं तो लिखते भी रहेंगे, समझते भी रहेंगे और बार बार दोहरान भी करते रहेंगे। मैं यहाँ पे 3 बार एक बात को बोलूंगा, जैसे तीसरी बार बोल रहा हूँ, किसी भाषा की मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को बताइए क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हम किसी एक लैंग्वेज की बात नहीं करें, जितनी भाषाएं मैंने सभी की बात कर ली है, ठीक बात है। जब हमें वर्णमाला का ज्ञान हो गया, यानी वर्ण हमारे पास में आ चुके हैं, कि शुरुआत में सोचिए आज की 11-12 हजार साल पहले मानुष तो वन मानुष ही था, है ना? टेक्नोलॉजी तो अब आई है,
इन 25 सालों में इतनी टेक्नोलॉजी आई है, इंसान सुपर फास्ट हो गया मान के चलिए। बता रहा हूं आपको, स्मार्टफोन 1900 सन 2000 के बाद स्मार्टफोन आने लगे। पहले सर्च इंजन नहीं हुआ करते थे, ई आ रहा था, ई सर्च इंजन करा करते थे। फिर गूगल आया 2005 के अंदर, यूट्यूब आया 2005 के अंदर। तो इतना फाइन होने लग गए कि हर चीज बनने लग गई है, दुनिया की सारी जानकारी हमारे पास होने लग गई है। जैसे इंटरनेट आया, सही बता रहा हूं, उससे पहले हमें दुनिया में हो क्या रहा था कुछ भी पता नहीं था। आज दुनिया की किसी भी कोने में कोई घटना घटित होती है तो उसकी जानकारी हमें तुरंत मिल जाती है, उसका माध्यम इंटरनेट है। तो इन 25 सालों विद इन, मैं तो बोलता हूँ इन 10 सालों में इतनी ग्रो हुई है, बहुत ज्यादा ग्रो हुई है। हर चीज स्मार्ट हो गई है। जो बड़ी बड़ी चीजें थी उनके रूप बदल के छोटे छोटे रूप आने लग गए, है ना। कि आप देखिए मोबाइल जो है वो आपका क्या है, कंप्यूटर ही एक तरीके से, कंप्यूटर आपके हाथ में। खैर, तो जब हमें वर्णों का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो गया तो हमें आवश्यकता पड़ी, बताइए किसकी, व्याकरण की। बोलो किसकी आवश्यकता पड़ी। आप बोलो सर व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप मुझे बताइए, क्या व्याकरण की आवश्यकता हमें है या नहीं है। सर है। क्यों। क्योंकि किसी चीज को प्राप्त करना एक अलग बात है, लेकिन उसको सजो के रखना एक अलग बात है। और सजो के कब रखा है, जब आपको नॉलेज होगी उसकी। मेरा एक दोस्त है, क्रिश्चियन है, अंग्रेजी बोलता है, लेकिन उसको ग्रामेटिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अंगूठा टेक है, उसको कुछ भी नहीं आता। बस उसका एक परिवेश जो है वो अंग्रेजी वातावरण में पला बड़ा है, तो अंग्रेजी बोल पाता, बाकी उसको ग्रामेटिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है। जबकि हमें क्या है, बोल भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे, और हमें ग्रामेटिकल नॉलेज है, कहीं गलत होगा तो हम उसका उत्तर भी दे पाएंगे, भैया आपने ये चीज क्या बोली है, गलत बोली है। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। अगर व्याकरण की नॉलेज नहीं होगी तो हम किसी भाषा को ना शुद्ध रूप से पढ़ पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना ही बोल पाएंगे। मैं आपसे ये शब्द लिखवाया था, कल भी मैंने पूछा था, अधिकतरों ने गलत ही पढ़ा था। कारण क्या था बताइए, आज पढ़ो इसको, सायं पढ़ेंगे। सर पता चल गया हमको, इसको मैं पढ़ते हैं, आज के बाद गलती नहीं करेंगे। कई बार बोलते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, मैं बोलता हूँ मातृ ही लिखना है आपको, जबकि हम अधिकतर क्या बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं। तो जैसा हम बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। यही बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है वैसे विश्लेषण करना। क्या करना, अंग्रेजी में बोलते हैं एनालिसिस। एनालाइज करते हैं ना किसी चीज को, तो एनालाइज करते हैं तो चीजों को देखते हैं, बारीकी को समझते हैं। इसमें भी हमें किसको समझना है, बारीकियों को, बताइए क्या है, समझना है। तो 2 लाइनें लिखते हैं पहले, फिर अपनी बात को आगे लिखते हैं। क्या कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है, बताइए क्या, विश्लेषण करना। विश्लेषण करना अंग्रेजी में से एनालाइज बोलते हैं। 2 प्रकार की विधि होती है, एक संश्लेषण, एक विश्लेषण। विस्तृत रूप, बड़ा रूप आपके सामने है, अब उसको आपको सजो के रखना है। तो विश्लेषण करना, आगे लिख सकते हैं क्या कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा पढ़ने और बोलने के नियमों का, बताइए क्या, ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहले 2 लाइनें लिखिए आप, हम ये बात को समझाएंगे फिर कि व्याकरण है क्या। व्याकरण है क्या, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। व्याकरण एक शास्त्र है, और शास्त्र हमेशा पढ़ा जाता है। काव्य शास्त्र भी तो पढ़ते हैं, और व्याकरण भी पढ़ेंगे, जिसमें हम किसी भाषा में, बार बार किसी भाषा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हिंदी की बात करो या अंग्रेजी की बात करें, किसी भी भाषा की बात करो, उसमें भी क्या है, व्याकरण है। सीखना तो पड़ता ही उसको भी।
किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, पढ़ने और बोलने, किस प्रकार लिखें, किस प्रकार पढ़ें और किस प्रकार बोले, इन सब के नियमों की जानकारी हमें कौन देता है बताइए? व्याकरण देता है। तो यही बात मैंने आपको लिखा है, किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, पढ़ने और बोलने के नियमों का बताइए क्या है? ज्ञान प्राप्त कराता है। कौन कराता है बताओ? व्याकरण। क्या बात समझ में आ गई है आपको? ठीक है। व्याकरण के 3 अंग है। व्याकरण के बताइए कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। सर 3 अंग हैं, कौन कौन से? एक तो है वर्ण विन्यास, बोलो कौन सा विन्यास? बोलो वर्ण विन्यास। दूसरा है बताइए वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? बोलो शब्द। मैंने अभी बताया ना, पहले सेंटेंस फिर लेटर्स आ गए, है ना? तो शब्द विन्यास। बताइए कौन सा विन्यास सर? शब्द विन्यास। फिर बताइए कौन सा विन्यास बनाएंगे सर? वाक्य विन्यास। बोलो कौन सा विन्यास? वाक्य विन्यास। तो हमारा जो सर्किल घूमेगा, सोचिए यदि आपको वर्णों से लेकर वाक्य तक पहुंचना है, चर्चा करेंगे इस पर भी, रुक जाइए 2 मिनट बाद, है ना? उस पर भी चर्चा कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना? अभी केवल इतनी सी बात करनी है कि हमें व्याकरण के 3 अंग हैं, 3 डिपार्टमेंट हैं, वो 3 डिपार्टमेंट पे हमें विजय प्राप्त करनी है। सर कौन कौन से? एक तो वर्ण, एक शब्द, एक वाक्य। जब तीनों पे विजय प्राप्त कर लेंगे ना, तो मान के चलिए हमें हिंदी बहुत अच्छी तरह आने लग जाएगी। ठीक बात है। और समझना आपको है, और जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको रोजाना पढ़ के भी आना है, नहीं तो वो चीजें इकट्ठे हो जाएगी। जब इकट्ठे हो जाएगी तो चीज समझ में नहीं आएगी। अभी मैं जो कह रहा हूँ दिमाग में बैठेगी, घर जाके भी एक बार पढ़ लोगे। 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, क्या लगते हैं? कोई टाइम लगता है क्या? नहीं लगता ना अभी तो जो जो बातें मैं क्लास में कह रहा हूँ वो बात ध्यान आएगी, सर ने क्या कहा, सर ने हमको क्या समझाया। तो यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी आपको कि व्याकरण के बताइए कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, वर्ण विन्यास, शब्द विन्यास और वाक्य विन्यास। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत नहीं है? बताओ वर्णमाला क्या है? मैंने कहा किसी भाषा की मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्याकरण की आवश्यकता क्यों है? सर हमें आवश्यकता इस कारण है क्योंकि हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से कैसे पढ़ें, कैसे बोले, कैसे लिखें, इन सब की जानकारी हमें कौन देता है? व्याकरण देता है। व्याकरण के 3 डिपार्टमेंट है, 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। थोड़ा सा हम बात ध्वनि की भी कर लेते हैं। बताइए किसकी बात कर लेते हैं? ध्वनि। सर ध्वनि ये क्या है? ध्वनि क्या है? चलो बताओ, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, उसका माध्यम क्या है? बताओ। मैंने कुछ प्रश्न पूछा है, उसका सोच समझ के जवाब दो। मेरी बात आप तक पहुंच रही है, उसका माध्यम क्या है? माध्यम। नमस्ते मिडी, ध्वनि कहाँ है? मेरी बात आप तक पहुंच रही है, उसका माध्यम है हवा। अरे भाई यहाँ पे वायुमंडल है, तभी तो हमको सुनाई दे रहा है एक दूसरे को। वायुमंडल नहीं हो तो सुन पाएंगे क्या? अंतरिक्ष में जाके जोर जोर के चिल्लाओ किसी को, सुनते ही नहीं एक दूसरे से। भैया क्यों नहीं सुनते हैं? वहाँ वायुमंडल नहीं है। जहाँ वायुमंडल है वहाँ जीवन है, ऐसा हम 6ठी 7वीं में पढ़ा करते थे, पढ़ते ही अभी भी। तो मेरी बात सुने, ध्वनि क्या है? तो जब तक मैं कुछ कह रहा हूं, अभी भी जितनी बात मैं कह रहा हूं वो सारी क्या है? साउंड है, ध्वनि है। लेकिन जब आप उसे लिख लेते हैं तो वो क्या बन जाती? लिपि बन जाती है। बोलो हाँ या ना? मैंने जब कुछ कहा तब तक वो साउंड ही है, लेकिन अगर मैं इसे हिंदी में कह रहा हूं हिंदी में लिख रहा हूं, मैं अगर अंग्रेजी में बोलूं अंग्रेजी में लिखोगे, मैं मतलब बंगाली में कहूं तो बंगाली में लिखोगे, है ना? चाइनीज में मंदारिन में कहूं मंदारिन में लिख जाओगे। इन जैसी मेरी भाषा वैसी आपकी लिपि बन जाएगी, हाँ या ना? तो वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ध्वनि को भी जरा समझने का प्रयास करते हैं। क्या? कि मनुष्य के उच्चारण अवयवों से उच्चारित वह ध्वनि जो सार्थक हो, जो क्या हो? बोलो सार्थक हो, और जब तक
अलिखित रूप में बोलो क्या है होती है, उसे ध्वनि की बोलो संज्ञा दी जाती है। इसको जरा समझते हैं क्या। सर ये क्या मतलब समझ में नहीं आया है, मैं तो समझा देता हूँ। मनुष्य के उच्चारण अवयवों, सर अवयव क्या होते हैं? अवयव का मतलब होता है पार्ट, अंग्रेजी में पार्ट माने हिस्सा। कई अवयव है, कंठ है ना, तालु है, दंत है, ओष्ठी अवयव है। से उच्चारित मतलब इसका उच्चारण हो रहा है वह ध्वनि जो सार्थक, उस सार्थक का मतलब क्या है? तो मेरी जब बच्ची पहली क्लास में पढ़ा करती तभी शब्द आ गया सार्थक निरर्थक। बच्चे ने मुझसे पूछा सर डैडी सार्थक क्या होता है? मैंने कहा जो शब्द आप बोलो जिनका मतलब तुम्हें समझ में आ जाए वो क्या है? सार्थक है। शब्द बोलो जिसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा वो क्या है? निरर्थक है। सब बोले डैडी कैसे? मैंने कहा कमल। बोला हाँ सर कमल, लोटस तो मैं देख रखा है। मैंने कहा बाबा 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 बाबा, समझ में आया? बोला सर समझ में ही नहीं आया, इसका मतलब निरर्थक है। तो शब्द दो प्रकार के हो सकते हैं, सार्थक और निरर्थक। जिनका अर्थ निकले वो सार्थक है, और हमारी हिंदी कहती है कि आप जिस शब्द का प्रयोग करो ना वो कैसा होना चाहिए? सार्थक ही होने चाहिए। तो वह ध्वनि सार्थ, और जब तक अलिखित रूप में है तब तक ही वो क्या है? ध्वनि है। संज्ञा का मतलब नाम होता है, उसका नाम क्या होता है बताइए? ध्वनि है। नाम जब तक क्या है उसका? ध्वनि है। तो मनुष्य के उच्चारण अवयव से उच्चारित वह ध्वनि सार्थक, और जब तक बताइए क्या अलिखित रूप में होती है तब तक उसे किसकी नाम दिया जाता है? ध्वनि का नाम दिया जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई है? सार्थक का मतलब समझ में आ गया, अलिखित का मतलब समझ में आ चुका है। एक लिपि भी पढ़ लो, लिपि भी पढ़ लो। चलो लिखना, प्रत्येक ध्वनि का एक संकेत चिन्ह होता है। संकेत चिन्ह बोलो क्या है? होता है। प्रत्येक ध्वनि का एक संकेत चिन्ह होता है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा लिख सकते हैं, जिसके द्वारा उसे बताइए क्या लिपिबद्ध किया जाता है। लिपिबद्ध बोलो क्या है? किया जाता है। बस ये लिपि क्या होती है सर, हमें ये बात बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि, क्योंकि लिखने का तरीका है। सबसे प्राचीन लिपि चित्र लिपि कही जाती थी, क्योंकि पहले जो कंदराओं में गुफाओं के अंदर जो मनुष्य रहा करता चित्रों के माध्यम से अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करा करता था। फिर धीरे धीरे भाषा बनी तो भाषा के माध्यम से व्यक्त करने लगे। तो वही बात समझा रहा हूँ कि हमारी लिपि कौन सी है बताइए? देवनागरी लिपि। क्या लिखा है? प्रत्येक ध्वनि का एक निश्चित संकेत चिन्ह होता है, ठीक है, और निश्चित बताइए क्या होती है? आकृति होती है, जिसके द्वारा उसे बताइए क्या लिपिबद्ध किया जाता है। ठीक है। अब बोला संकेत चिन्ह होता है, इसमें बोला क, तो क बोलते आप ऐसे बनाओगे तुरंत? बोलो हाँ या ना। मैंने बोला ख तो ऐसे बनाओगे, मैंने बोला ए तो ऐसे बनाओगे ना, बी तो ऐसे बनाओगे, क्योंकि इनका संकेत चिन्ह निश्चित कर दिया गया है, इनकी आकृति भी निश्चित कर दी गई है। तो यही बात मैंने लिखवाई है। लिपि है क्या? लिपि है प्रत्येक ध्वनि का एक निश्चित संकेत चिन्ह होता है, एक निश्चित बताइए क्या होती है? आकृति भी होती है। लिखी नहीं बात, मैं बराबर समझा रहा हूँ। निश्चित बताइए क्या होती है? आकृति होती है। बताओ इनकी आकृति निश्चित है या नहीं है? बनाने का तरीका निश्चित है, जिसके द्वारा उससे बताइए क्या लिपिबद्ध किया जाता है। तो वो वास्तव में क्या है? लिपि है। 4 पॉइंट समझे केवल अभी हमने। पहला हमने समझा व्याकरण, पहला हमने समझा वर्णमाला। वर्णमाला क्या? किसी भाषा, जो भी आप भाषा सीखें उसका क्रम कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए। सर एक एक शब्द पकड़ लो तो बताइए जो भी कोटेशन आती है ना वो याद रह जाती है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? व्याकरण। सर व्याकरण क्यों पढ़े? तो आप बोल सकते हैं जब हम कोई सी भाषा सीखें तो कैसे पढ़े, कैसे लिखें, कैसे बोले, इसके लिए हमें व्याकरण सीखना जरूरी है। फिर हमने तीसरी बात सीखी ध्वनि क्या है। जब तक कोई चीज अलिखित है तब तक वो क्या है? ध्वनि है। अगर उसको हम लिख लेंगे तो बताइए क्या बन जाएगी? लिपि बन जाएगी, यानी वर्णों में लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जहां तक की बातों में कोई सारांश नहीं था। मैन हिंदी हमारी यहाँ से शुरू होती है, और वो हिंदी बताइए क्या है?
यहाँ से हिंदी हमारी शुरुआत हो रही है। अभी तक की मैंने जितनी भी बात भूमिका बनाने का काम करा, भूमिका बांधने का काम करा कि भूमिका बांधना बहुत जरूरी है। कुछ बातें आपको अच्छी भी लगी होगी, हाँ सर नई बात सीखी। बताइए वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। पहले ये लिखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए क्या है? ध्वनि है और ध्वनि को ही बताइए क्या वर्ण कहा जाता है? या एक और परिभाषा लिख सकते हैं क्या? एक और परिभाषा लिख सकते हैं क्या कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके बताओ क्या खंड नहीं होते हैं उन्हें बोलो क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलो दो बातें समझते हैं, फिर अपनी क्लास को हम ऑफ भी करेंगे थोड़ी देर बाद, है ना। पहला हमारे दिमाग में प्रश्न आया, सर ये आपने कौन सी बात बोल दी सर कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया, क्या सर ध्वनि और वर्ण एक ही है क्या? आया नहीं आया? आना ही चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ध्वनि और वर्ण हालांकि एक ही है और एक ना होकर अलग भी है। सर ये कौन सी नई बात बोलो, दोनों ही हाँ भी भरो ना भी भरो। देखिए ध्वनि क्या है, जब तक कोई चीज अलिखित रूप में तब तक वो ध्वनि है, लेकिन लिखित रूप में क्या है? वो वर्ण है। भाई लिपि तो लिखने का तरीका है उसका, लिपि तो लिखने का तरीका है, वर्ण तो लिखेंगे ना उसमें। प्रश्न आ चुका 2015 के अंदर महिला सुपरवाइजर में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये प्रश्न आया था और वहां पर ध्वनि भी था और वहां पे बताइए क्या वर्ण भी था। बताओ हम किसको राइट करते हैं? बताओ बोलो, जो भी आपको उत्तर आता है बोलो बोलो। धीरे धीरे से क्यों बोल रहे, जोर की बोलो ना, इसमें क्या हुआ? ध्वनि को। आप बोलो वर्ण को, ध्वनि को नहीं करते। क्यों? क्योंकि ध्वनि का कोई अस्तित्व नहीं है। वर्ण का बताइए क्या है? अस्तित्व है। 100 बार बका और एक लिखा, 100 बार बकने से कोई चीज नहीं आती, एक बार लिख दो प्रूफ हो जाएगी। वही बात मैं भी आपको समझा रहा हूं कि ये बात लिखवाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अगर वहां पे ध्वनि और वर्ण दोनों हो तो बताइए किसको राइट करेंगे? वर्ण को। अगर वो ऐसे प्रश्न पूछता अलिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप बोलते सर अब ध्वनि है, क्योंकि इसमें लिखित और अलिखित की बात हो रही है। लिखित में तो वर्ण है ही, लिखित अलिखित कुछ भी नहीं तब भी वर्ण है, लेकिन अलिखित स्पेशल पूछ रहा है आपसे, स्पेशल फैक्टर लगाएगा तो स्पेशल बात पूछेगा कि अलिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे? सर ध्वनि है। और लिखित रूप में वर्ण है, लिखित अलिखित कुछ भी नहीं तब भी क्या मानना है? वर्ण ही मानना है। पहले नंबर की बात। दूसरी बात क्या बोल रहा है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। सर कैसे? मैं लिखता हूं जैसे, पहले लिखा है ना, अ ई डॉट डॉट डॉट, फिर लिखता हूं बताइए क्या, क ख ग घ डॉट डॉट डॉट। अब आप मुझे बताइए, इसका उत्तर देना, 2 मिनट बाद में लिख लेना, फिर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं। क्या आप मुझे बताइए क्या सर क्या कि अ के आप टुकड़े कर सकते हैं क्या? बोलो यस या नो? नो। अच्छा आ के टुकड़े कर सकते हो क्या? यस या नो? यस। हाउ? कैसे? नहीं कर सकते हो? बताओ कैसे? टुकड़े से मतलब क्या है? टुकड़े से मतलब क्या? तोड़ देना। जैसे मैं इसको यूं तोड़ दिया, मुझे गुस्सा के सनी देओल बन जाऊं मैं ना अभी, तो मुझे गुस्सा आ जाए इसके तोड़ दूं मैं। टुकड़े से तात्पर्य होता है उसको 2 भागों में बांट देना। आ के आप टुकड़े कर सकते हो क्या? क्या आ को आप ऐसे लिख सकते हो कि अलग कर दिया, इसकी मात्रा को अलग कर दिया?
अगर इसकी मात्रा को अलग कर दिया आ की मात्रा को, तो इसका तो कोई महत्व ही नहीं है, फिर तो ये आ भी नहीं है तो अ ही हो गया। आपके दिमाग में कई बार संधि का रूप आता है, सर अ मिलके आ होता है, और वो रूप है, वहां पे दो वर्ण होते हैं, दो वर्णों का मेल होता है वहां पर, तब जाके नए वर्ण की व्युत्पत्ति होती है। यहां पर बात तोड़ने की हो रही है कि आप इसके टुकड़े कर सकते हैं क्या। सर ये बड़ी दिख रहा मुझको, मैं इसके टुकड़े कर दूं कि इसको हटा कर दूं, इसको यूं अलग कर दूं, इसका कोई महत्व ही नहीं है। तो भैया इनके टुकड़े नहीं हो सकते। अच्छा क के टुकड़े कर सकते हो क्या? वैसे ही नहीं कर सकते। क्यों सर? हलंत लगा दिया आपने पहले से ही। हलंत का मतलब इसके अंदर से इसका सारा खून चूस लिया हमने। बोलो हाँ या ना? 600 ml 250 ml जो भी खून था बेचारे का चूस लिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब इसमें स्वर निकाल चुके हैं। जब स्वर ही नहीं है तो बताइए इसके टुकड़े वैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि हम बात करते हैं क, तो क के टुकड़े ऐसे हो सकते हैं सर, क हलंत और इसमें अ का साउंड आ रहा है, ये मान सकता हूं। लेकिन जब इसमें पहले से ही हलंत लगा दिया है तो टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं। तो मेरी बात को समझिए आप, जो मैं बात कहना चाहता हूं अंतिम दो लाइनें, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है, और ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। दूसरे नंबर की बात, भाषा की वह इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बताओ? वर्ण कहते हैं। बताओ वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? बोलो मोनिका, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? यही तो बात समझा रही है, स्वर और व्यंजन को हम वर्ण ही तो कह रहे हैं। बताओ वर्ण कितने प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स? बोलो। 2 टाइप्स। बोलो कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अरे वेवल्स एंड कॉन्सोनेंट पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? वही अंग्रेजी की बात, वही हिंदी की बात, मैं तो बात को लेके चल रहा हूँ। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल इसको आगे लेके जाएंगे। दूसरी नंबर की बात कि आपको पढ़ना है ना, तो रेगुलर आना है। दूसरी नंबर की बात 8:30 बजे बिफोर ही आ जाना है ना, क्योंकि आप भी लेट आएंगे तो फिर लेट क्लास शुरू होती है, फिर आगे वाली क्लास ही डिस्टर्ब हो जाती है। बात समझ में आ रही है? आगे वाली क्लास डिस्टर्ब ना हो इसके लिए 8:30 8 बजे के लिए बोल रहे थे, मैं तो पता था 8 बजे बच्चे वैसे ही नहीं आएंगे, इसका 8:30 बजे करा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं।